ये सारे लोग बस्तर से रूपेश के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इंद्रावती नदी जो कि एक तरह से दशकों से बस्तर में नक्सलियों की हुकूमत और राज्य सरकार की सीमाओं को तय करती रही है दक्षिण बस्तर में, वहां अपनी सीमाएं लांघकर माओवादी बाहर आ रहे हैं हथियार लेकर, और ये हथियार वो पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है माओवादियों के आत्मसमर्पण की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तर्ज पर जहां माओवादी संगठन के पुलिस ब्यूरो वेणुगोपाल ने वर्दी के साथ हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, अपने अन्य 60 साथियों की मौजूदगी में उन सभी का आत्मसमर्पण करवाया। उसके बाद अब बस्तर से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नक्सलियों के शीर्ष कमांडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। राज्य सरकार के सामने उन्होंने वर्दी पहनकर बाहर निकलते हुए अपने हथियार डाल दिए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इंद्रावती नदी जो कि एक तरह से दशकों से बस्तर में नक्सलियों की हुकूमत और राज्य सरकार की सीमाओं को तय करती रही है दक्षिण बस्तर में, वहां अपनी सीमाएं लांघकर माओवादी बाहर आ रहे हैं हथियार लेकर, और ये हथियार वो पुलिस के सुपुर्द कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री के सामने इन सभी का आत्मसमर्पण कराया जाएगा, ये बात अब तक सामने आई है। बड़ी बात यह है कि दक्षिण बस्तर में ये जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, इनका नेतृत्व रूपेश कर रहा है, जो कि लंबे समय से मोस्ट वांटेड नक्सली रहा है तेलंगाना में, जिसने कई अटैक तेलंगाना में कर रखे हैं। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू जो वर्तमान सीएम है, जब वो इससे पहले तेलंगाना उस वक्त जो आंध्र प्रदेश था उसके मुख्यमंत्री रहे, उन पर भी जो आईडी ब्लास्ट किया था उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। ग्रे हाउंड फोर्स जो नक्सलियों के खात्मे के लिए तैयार की गई थी, उस वक्त उनके खिलाफ भी कई बड़े हमले इस नक्सली द्वारा प्लान किए जाते रहे हैं। सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड नक्सलियों में से एक रूपेश को माना जाता है, और इसी वजह से तेलंगाना में उसको लेकर पुलिस की काफी लंबे समय से कोशिश थी कि वो किसी तरह से या तो तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दे या फिर कहीं पकड़ा जाए या उसको दबोचा जा सके। तो उसके नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर रहे हैं माओवादी, और इसमें मार डिवीजन के काफी बड़ी तादाद में नक्सली शामिल हैं। आपको याद होगा कि उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी, पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी के नक्सलियों ने और गढ़चिरौली के नक्सलियों ने इन आत्मसमर्पण के सिलसिले से ठीक पहले पत्र जारी कर 15 दिनों का वक्त मांगा था और कहा था कि वे आत्मसमर्पण और हथियार छोड़कर मुख्य धारा पर लौटने पर विचार कर रहे हैं, और उसका नतीजा दिखाई देने लगा है। ये सारे लोग बस्तर से रूपेश के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें वेंकटेश का नाम भी है, रनीता का नाम भी सामने आ रहा है, फिलहाल अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। और इसके अलावा कई ऐसे डिविजनल स्तर के मेंबर्स हैं, नक्सल्स हैं, जो दशकों से इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इंद्रावती, माड़, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में लगातार माओवादियों की जो सरकारें हैं वो इन्हीं के नियंत्रण में चलाई जा रही थी। वो जनताना सरकारें अब आत्मसमर्पण को तैयार है और सरकार में वो विलय करने की बात कह रहे हैं। हमारी जो बातचीत इस मामले में हुई तो उसमें रूपेश का जो बयान सामने आया वो ये था कि उनका ये कहना था कि हमने सरकार की बात मानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है, हथियार छोड़ दिया है, और हम ये फैसला भी ले रहे हैं कि भविष्य में अब हम कभी सशस्त्र क्रांति नहीं करेंगे या दोबारा आत्मसमर्पण के बाद हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो अपने वायदे को पूरा करे। इसका मतलब ये है कि माओवादियों से बैक चैनल ये बातचीत हुई है कि उन्हें पुनर्वास के लिए किस तरह की सुरक्षा या सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरह के वायदे सरकार पूरी करेगी। और आपको ध्यान होगा कि हाल ही में बस्तर दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कहा था कि यदि माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, वरना पुलिस और सरकार की तैयारी तो पूरी है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि तैयारी पूरी थी, और उसके बाद माओवादियों ने बदली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टी और संगठन के भीतर फूट को ध्यान में रखते हुए, वैचारिक मतभेद को ध्यान में रखते हुए आत्मसमर्पण का फैसला किया। माओवाद के इतिहास में ये अब तक की सबसे करारी शिकस्त देश ही नहीं दुनिया में भी है। वो इसलिए कि माओवादियों ने अब तक हथियार,
वर्दी पहनकर डालने का काम एक बड़े संगठन के प्रतिनिधि के साथ शायद ही कभी पहले किया हो। 100 सालों में माओवादी इतिहास में ये अपने तरह का पहला घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें माओवादियों के पुलित कमेटी के सीनियर मेंबर्स ने भी ये कह दिया है कि बदली हुई परिस्थिति पे अब सशस्त्र क्रांति की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। यानी जिस विचार पर माओवादी दशकों से भरोसा करते रहे कि क्रांति के जरिए, बंदूक की क्रांति के जरिए, हथियार लेकर संघर्ष के जरिए राज्य सत्ता और देश की सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है और नया संविधान, नया लोकतंत्र तैयार किया जा सकता है, वो जनता के अनुरूप होगा, जो उनकी मान्यता और विचार का हिस्सा रहा है, उससे उन्होंने मान लिया कि ये वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये वही बात है जो सालों पहले उन्होंने अपने अन्य कम्युनिस्ट साथियों के लिए भी कहा था, और तब वो सीपीआई, सीपीएम या तमाम ऐसे संगठन जिन्होंने हथियार छोड़कर राजनीतिक तौर पर संघर्ष का फैसला किया था, उन्हें संशोधनवादी बताकर उनसे किनारा कर लिया था। अब माओवादियों ने भी बदली परिस्थितियों में जब उन पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और सिलसिलेवार मुठभेड़ों में नक्सलियों का खात्मा होने लगा, उसके बाद ये बात समझी और अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है। जल्द ही इससे जुड़ी और भी जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में इन माओवादी नेताओं ने सरेंडर किया है। अब तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी के 3 डिवीजन स्तर के 8 सहित कई बड़े नेता AK-47 SLR सहित बड़े हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं।